तो मोशन प्लेन पढ़ रहे हैं, इसमें हमने वेक्टर्स पढ़ लिए थे, वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर्स का एडिशन, डिवीजन तो होता ही नहीं उनमें। कल हमने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ लिया था, उसमें हमने देख लिया था कि अगर हम दो वेक्टर्स का क्रॉस करेंगे a क्रॉस b, so that a cross b is given by the magnitude of a, magnitude of b, sin of the angle between them, and we assign a direction to it। और डायरेक्शन क्या होती है? परपेंडिकुलर टू a, परपेंडिकुलर टू b। ओके, और कंपोनेंट फॉर्म में भी हमने देख लिया था कि इसका कंपोनेंट जो है वो मैंने आपको बताया था मेथड कैसे आप सिंपलीफाई कर सकते हो उसको। इसके ऊपर प्रैक्टिस करते जाओगे आप तो आपको इजी हो जाएगा, कि अदरवाइज इट्स नॉट अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग। ओके, अच्छा, इसके हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखे थे कि ये एक क्रॉस प्रोडक्ट जो है ये कॉम्पिटिटिव नहीं होता है नेचर में, ऑलराइट, क्योंकि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए जो है इनकी डायरेक्शन जो है वो क्या होती है? अपोजिट होती है। ये भी हमने कल देख लिया था। कंपोनेंट फॉर्म में इसका रिजल्ट कैसा आता है वो भी हमने देख लिया था। और एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप मैग्नीट्यूड वाइज देखोगे ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड सिंपली होता है किसके बराबर? ए बी साइन थीटा। तो यहां से भी आप फाइंड कर सकते हो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ऑलराइट, बट दिस फार्मूला इज मोर कॉम्प्लिकेटेड देन द कोसाइन वाला फार्मूला। कोसाइन फार्मूला में आपने पढ़ लिया था कि ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड है ए बी कॉस थीटा, वहां से हमने कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड कर लिया था, इट इज ए डॉट बी अपॉन ए इनटू डॉट प्रोडक्ट। कैलकुलेट करना इजी होता है कंपेयर टू क्रॉस प्रोडक्ट। सो इन ऑर्डर टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स यू शुड गो बाय दिस फार्मूला और दिस फार्मूला। प्रेफरेबल यही है क्योंकि ये ज्यादा इजी होता है। ओके, तो इस तरह से आप ये इनका एंगल भी फाइंड कर सकते हो। और एक चीज, क्रॉस प्रोडक्ट में हमने बोला था कल कि ये कुछ एग्जाम्पल्स नहीं दिए थे, तो क्रॉस प्रोडक्ट से हम डिनोट क्या क्या चीज करते हैं आगे आप पढ़ोगे। एक इंपॉर्टेंट चीज जिसको हम बोलते हैं टॉर्क। तो टॉर्क जो है वो बेसिकली होता क्या है? इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस क्रॉस फोर्स। ओके, या आप देखोगे आगे की फोर्स अगर एक अवे फ्रॉम द एक्सिस लग रहा है किसी बॉडी के ऊपर, तो कितना दूर लग रहा है उस रेडियस मल्टीप्लाइड बाय फोर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जो है वही देता है हमें टॉर्क, रोटेशन इफेक्ट ऑफ द फोर्स। ओके, इसी तरह आप पढ़ोगे एंगुलर मोमेंटम जो है वो किसके बराबर होता है? आर क्रॉस पी के बराबर। ओके, तो ये कुछ एग्जांपल्स है, आप देखोगे आगे जैसे जैसे हम आगे चैप्टर्स में जाएंगे अकॉर्डिंगली आप क्या देखोगे? डिफरेंट एग्जांपल्स। ऑलराइट, तो इसको हम फिलहाल आगे बढ़ाएंगे। आज हम बात करेंगे ये मोशन प्लेन में। अभी वन डायमेंशन में हमने देख लिया था डिस्प्लेसमेंट, तो टू डायमेंशन में डिस्प्लेसमेंट कैसे देखेंगे? डिस्प्लेसमेंट इन प्लेन, डिस्प्लेसमेंट इन प्लेन एंड सो ऑन। आगे बढ़ेंगे इसी के साथ डिस्प्लेसमेंट, देन वेलोसिटी, देन एक्सेलरेशन एंड सो ऑन। ओके, तो मान लो आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, वो लाई कर रहा है एक्स वाई प्लेन में। ये है हमारे पास एक्स एक्सिस, ये है हमारे पास वाई एक्सिस। ओके, इसका एक वेक्टर है जिसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। अगर आपको कोई पूछेगा व्हाट इज अ पोजीशन वेक्टर, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे डेफिनेशन। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर होता है क्या? पोजीशन वेक्टर होता है वेक्टर ज्वाइनिंग द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू द ऑरिजिन इन अ गिवन प्लेन। किसी गिवन प्लेन में क्या कि कोई ऑब्जेक्ट की पोजीशन ओरिजिन से कैसे डिनोट करेंगे? एक वेक्टर से, उस वेक्टर को हम क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट का पोजीशन वेक्टर है, इसको मान लो r1 से डिनोट करेंगे हम, r1 वेक्टर से। और इसके कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है? एक्सिस के अलोंग x1, y एक्सिस के अलोंग y1। पहले हमारे पास वन डायमेंशन में एक ही कोऑर्डिनेट होता था, अभी हमारे पास टू कोऑर्डिनेट्स है। नाउ दिस ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग, यानी हमें नहीं पता किस रास्ते से जा रहा है, यहाँ पहुंच गया। तो ये जो है फाइनल पोजीशन वेक्टर इसका r2 है, और यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है? x2 एंड y2। जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट सिंपली होता क्या है? इनिशियल पोजीशन से लेके फाइनल पोजीशन जो शॉर्टेस्ट रास्ता है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। लेट अस कॉल दैट डेल्टा r वेक्टर। ओके, तो अगर आप देखोगे ये r1 वेक्टर जो है पोजीशन वेक्टर, दिस इज x1 along i कैप,
और y1 along j cap. That will be the position vector of at position first. This is position first, okay, and this is position second. Very easy. वेक्टर है तो वेक्टर के कंपोनेंट फॉर्म में लिख लिया हमने। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में कैसा लिखा जाता है। अलग अलग एक्स 3 डायमेंशन होता तो z into k कैप होता। इसी तरह r2 वेक्टर जो है वो किसके बराबर होगा? दैट विल बी x2 i कैप प्लस y2 j कैप। ऑलराइट, तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? अगर आप देखोगे डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट जो है ऑब्जेक्ट का वो किसके बराबर है? डेल्टा r वेक्टर के बराबर। अब इस डेल्टा r का वैल्यू आप कैसे फाइंड करोगे? अगर आप देखोगे, मान लो इसको हम O रखेंगे नाम, तो अगर आप देखोगे इन ट्राइंगल O12 जो हमारे पास ट्राइंगल है, O12 ट्राइंगल जो है, एक वेक्टर इधर जा रहा है, यहां से आगे जा रहा है, तो तीसरा इनके अपोजिट है। ये एक ट्राइंगल बन रही है, पॉलीगन बन रही है, जिसमें दो वेक्टर्स एक ही सेंस की डायरेक्शन है, तीसरा उनके अपोजिट है। तो पॉलीगन लॉ क्या कहती है? इफ टू वेक्टर्स आर अरेंज्ड on the two sides of a polygon, then the closing side gives the resultant of these two vectors. So using polygon law अगर हम करेंगे, using polygon law of vectors, we get r1 vector plus delta r vector किसके बराबर होगा? r2 vector. These two have same sense of direction. जहाँ एक का हेड खत्म वहां दूसरे की टेल शुरू, तो ये दोनों सेम सेंस में जा रहे हैं। ये इनका अपोजिट जा रहा है तो ये इन दोनों के बराबर होगा। तो यहाँ से हम डेल्टा r का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। दैट विल बी सिंपली r2 वेक्टर माइनस r1। आप डायरेक्ट लिख सकते हो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, पर अंडरस्टैंड होना चाहिए कि आया कहाँ से। तो r2 का वैल्यू डालेंगे हम। दिस इज डेल्टा r इक्वल टू r2 का वैल्यू है x2 i कैप प्लस y2 j कैप माइनस r1 का वैल्यू, माइनस हो जाएंगे दोनों, ओके, y1 j कैप। अब अपने अपने कंपोनेंट्स को हम सेपरेट करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो क्या बनेगा? दिस डेल्टा r विल बी इक्वल टू किसके बराबर? दैट विल बी x2 माइनस x1 i कैप, x2 माइनस x1 i कैप, ओके, प्लस y2 माइनस y1 j कैप. This is change in the position along x-axis and along y-axis. So we can write simply this as, this is displacement along x-axis plus displacement along y-axis. All right. So basically ये two dimensional motion जो है, it is nothing different than one dimension जो है हमने पढ़ ली है one dimensional motion, उसी को हमने ऐड कर लिया है different कोऑर्डिनेट्स का। तीन है तो हम तीसरा वाला कंपोनेंट ऐड कर लेंगे इसमें, ओके। तो डिस्प्लेसमेंट इन टू डायमेंशन सिंपली द सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट्स अलोंग दिस इंडिविजुअल डायमेंशंस, उन दोनों का ऐड करेंगे। Of course, the vector quantity, so we'll assign a direction to these components. This is change कितना हो गया ऑब्जेक्ट की पोजीशन along x-axis, change कितनी होगी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट along y-axis, उसके साथ हम असाइन करेंगे एक यूनिट वेक्टर, ऑलराइट। So that is how you will denote the displacement in two dimension, okay? क्योंकि बेसिकली क्या होता है, अगर आप देखोगे ये वाला कंपोनेंट इसका है x1, ये वाला कंपोनेंट है इसका x2, तो यहाँ से यहाँ x एक्सिस में लॉन्ग कितना चेंज हो गया? सीधा अगर 10 मीटर है, 100 मीटर है, 100 माइनस 10, तो ये आ गया हमारे पास, तो ये आ गया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। दिस इज x2 माइनस x1 वैल्यू, आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, खुद मैथमेटिक्स में आप लोगों ने पढ़ा, ओके। ये जो है ये हमारे पास y1 और ये जो पोजीशन है ये है हमारे पास y2, तो ये कितना चेंज हो गया इस पोजीशन से? इट इज सिंपली y2 माइनस y1। अब ये तो y एक्सिस के अलॉन्ग है तो j कैप, एक्सिस के अलॉन्ग है तो ऑलराइट। तो हम यहाँ पे लिख के रखेंगे इसको, पर दिस डेल्टा x जो है दैट्स इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस एंड डेल्टा y जो है दैट इज डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस। इन दोनों का सम दैट विल गिव द डिस्प्लेसमेंट इन द प्लेन xy, ऑलराइट। अब डिस्प्लेसमेंट आपको पता चल गया, वेलोसिटी इजी है, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे डिस्प्लेसमेंट को? यू विल गेट वेलोसिटी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेलोसिटी, ओके। तो वेलोसिटी हमारे पास है क्या? वी हैव व्हाट?
delta r, that is the displacement in 2 dimension, is equal to delta x I cap plus delta y j cap. Okay, तो हम क्या करेंगे, let's say let delta t is the time interval, is the time interval, so divide both sides by delta t, we get delta r upon delta t equals delta x upon delta t I cap delta y upon delta t j cap. Alright, अगर इसके ऊपर हम लिमिट, if you take the whole interval of the time, then the value comes out to be the average value. Okay, अगर हम इसको इंस्टेंटेनियस, यही से आप डिफाइन कर सकते हो एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. अगर आप इसको यही पे डिफाइन करोगे, दिस इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, दिस इज सिंपली इसके बराबर एवरेज वेलोसिटी. दिस विल बी चेंज इन पोजीशन अलोंग एक्स एक्सिस, सो दिस विल बी वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस. ओके, ये डेल्टा इसलिए लिख रहा हूं सो दैट आई कैन डिफरेंशिएट इट फ्रॉम द इंस्टेंटेनियस वैल्यू. ओके, इसी तरह डेल्टा y अपॉन डेल्टा t इज द चेंज इन पोजीशन अलोंग y एक्सिस, सो वी कैन राइट दिस एज वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस विद द वेक्टर साइन. ओके, और ये तो जो है वैल्यू, ये हमारे पास एवरेज वैल्यू आएगा. और यहाँ पे अगर आप क्या करोगे, अप्लाई लिमिट, लिमिट अगर हम अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टुवर्ड्स 0, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगा क्या, लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टुवर्ड्स 0 डेल्टा r अपॉन डेल्टा t इक्वल्स डेल्टा x अपॉन डेल्टा t I कैप प्लस डेल्टा y अपॉन डेल्टा t j कैप. ऑफ कोर्स लिमिट हमारे पास है डेल्टा t टेंडिंग टू 0, लिमिट है डेल्टा t टेंडिंग टू 0. ये बन जाएगा हमारे पास एक्सप्रेशन. तो अगर हम इसको ये लिमिट सिंपलीफाई करेंगे जो आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा है, दिस विल बी सिंपली इक्वल टू dr अपॉन dt. ऐसे नोट करेंगे इसको, dr अपॉन dt विल बी इक्वल टू dx अपॉन dt I कैप प्लस dy अपॉन dt j cap. This is simply displaced, that's velocity, that is equal to vx I cap plus vy j cap. फिलहाल इक्वेशंस देख लो, उसके बाद इनको इक्वेशंस ऑफ मोशंस हम अप्लाई कर लेंगे. That is velocity. Now next term is what? If you differentiate this term on both sides with respect to time, you will get what is called as acceleration. अगर इसको यहाँ पे डिवाइड करोगे टाइम, you will get average acceleration, और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन वहां से आपको मिलेगी. एक टर्म लेके दूसरी अंडरस्टूड है. तो अगर हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन की बात करेंगे, तो हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो क्या है. तो अगर हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की, तो वी हैव वेलोसिटी जो है नेट दैट इज इक्वल टू किसके बराबर, vx I कैप प्लस vy j कैप. डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स, वी गेट dv अपॉन dt इक्वल dvx अपॉन dt I कैप प्लस dvy अपॉन dt j cap. And you know differentiation of velocity is the acceleration. Of course, this is the net value. This is acceleration along x-axis. This is acceleration along y-axis. So this way you can find the value of acceleration, velocity, displacement in 2 dimensions. If you know the values, these values along different axes. And in order to calculate the values along different axes, you will use the equations of motion you have already studied. Alright? So वही इक्वेशंस ऑफ मोशन अगर हम इनमें एक्सप्रेस करेंगे, तो हमारे पास जो ये फॉर्मूलाज कुछ चेंज नहीं होंगे, खाली कंपोनेंट्स का नाम अलग अलग आ जाएगा. ओके, तो देखिए कैसे. अगर हम बात करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन प्लेन, इक्वेशंस ऑफ मोशन इन प्लेन, इनको कैसे आप यूज करोगे. ओके, फॉर एग्जाम्पल आपने पहली इक्वेशन पढ़ ली थी, v इक्वल्स u प्लस at. अभी मैं इनको वेक्टर साइन ऐसा चलो कर लेते हैं. दिस इज v इक्वल टू u प्लस a इनटू t, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट. अगर आप इसको करोगे along x axis यूज, along x axis को यूज करोगे, तो you will assign a subscript that will assign the direction कि ये जो है ये x कंपोनेंट है इसका. तो vx इक्वल टू ux प्लस ax into टाइम की कोई एक्सिस नहीं है, टाइम. ओके, along y axis you will write vy equals uy plus ay into t. Simple. What is the net velocity?
तो नेट वेलोसिटी अगर आपने फाइंड करनी है तो कैसे करोगे? यू नो नेट वेलोसिटी इज गिवन बाय दिस इक्वेशन v, अभी हमने पढ़ ली है, v इक्वल टू किसके बराबर? vx i कैप प्लस vy j कैप। 2 डायमेंशन में vx का वैल्यू डालो, ux का वैल्यू डालो, vy का वैल्यू डालो, क्या मिलेगा हमें? v वेलोसिटी इक्वल्स vx के बदले में लिखेंगे क्या? ux प्लस ax इंटू टी। अभी वेक्टर लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी डायरेक्शन लिख ली है। ओके, प्लस vy का वैल्यू लिखेंगे किसके बराबर आएगा? uy प्लस ayt j कैप। तो ये बन जाएगा हमारे पास क्या? इसके बराबर। ओके, आप इनको कंपोनेंट फॉर्म में अलग लिख लो या क्या कर लो, u एक्सिस को अलग लिख लो, एक्सप्रेशंस को अलग लिख लो। तो आप इनको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो कैसे, i कैप ux के साथ तो ux i कैप प्लस ax t j i कैप, सॉरी, प्लस क्या बनेगा? uy j कैप प्लस ayt इंटू j कैप। इजी। तो इनिशियल वेलोसिटी को अलग लिखेंगे तो इट्स ux i कैप प्लस uy j कैप प्लस एक्सेलरेशन को लिखेंगे अलग से ax i कैप प्लस ay j कैप इंटू d। सो अगर आप देखोगे ये बेसिकली कुछ अलग चीज है ही नहीं। दिस इज, इसके साथ कंपेयर कर लो इस इक्वेशन के साथ, फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी अलॉन्ग x, फाइनल वेलोसिटी अलॉन्ग y। दिस इज इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग x, इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग y। तो ये बेसिकली क्या है? नेट इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू एक्सेलरेशन अलॉन्ग x, एक्सेलरेशन अलॉन्ग y इज नेट एक्सेलरेशन इनटू t। यही इक्वेशन हमने स्टार्ट कर लिया था, v इक्वल टू u प्लस a। ओके, सो कंपोनेंट फॉर्म में कुछ नहीं होता है, सिर्फ आपने क्या करना है, अगर आप x एक्सिस की बात कर रहे हो तो u ऐसा है ना सबस्क्रिप्ट या कोई नंबर 1 2 लिख लो, 1 x एक्सिस 2 y एक्सिस 3 z एक्सिस, ताकि वी कैन डिफरेंशिएट देम। और डिफरेंट कंपोनेंट्स आ गए वेक्टर के फॉर्म में, आप सिंपली उनको ऐड करके लिखो। फिर मैग्नीट्यूड क्या है इनका वो अलग देखेंगे। मैग्नीट्यूड आपको पता है, एक अगर आपके पास एक वेक्टर है, वेक्टर a इक्वल a1 i कैप प्लस a2 j कैप, यू नो द मैग्नीट्यूड क्या होता है इस वेक्टर का? दैट इज सिंपली दिस प्लस दिस का स्क्वायर, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर। सिंपल। तो आप इनका भी मैग्नीट्यूड फिर फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह आप इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है डिफरेंट प्लेन्स में यूज कर सकते हैं। नॉट अ बिग डील, बाकी इक्वेशंस आप लिख सकते हो। ऑलराइट, तो ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है ये हमने अलग इसलिए देखे ताकि हम ये बता सके कि व्हाट इज द, हाउ कैन वी यूज दिस इक्वेशंस टू डिफाइन द मोशन इन प्लेन, दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, तो बात करेंगे उसकी। तो यहां पे हम बात करेंगे किसकी? प्रोजेक्टाइल मोशन की। सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब क्या था कि जब भी आप एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करोगे, फेंकोगे किसी हाइट से या ग्राउंड से एट सम एंगल, तो वो एक प्रोजेक्टाइल बन जाता है। ओके, अब वो किस रास्ते से जाएगा, कैसे मूव करेगा, वो हम देखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। ऑलराइट, तो प्रोजेक्टाइल मोशन जब हम पढ़ रहे हैं, इसमें गैलीलियो का एक स्टेटमेंट याद रखिएगा कि जब भी एक ऑब्जेक्ट किसी प्लेन में मूव कर रहा है, उसकी एक्स एक्सिस या डिफरेंट एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस की मोशन एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट नहीं करते हैं। ओके, क्या द मोशंस along different axes of an object moving in plane do not affect each other, do not affect each other, do not affect each other। डिफरेंट एक्सिस के अलावा जो मोशंस हो रही है वो एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करते। मान लो एक ऑब्जेक्ट एक्सिस के अलावा ऐसे जा रहा है, तो ये आगे भी जा रहा है, ये थोड़ा ऊपर भी जा रहा है। आगे अगर ये मान लो 10 मीटर वेलोसिटी के साथ चल रहा है, ऊपर जा रहा है 5 मीटर के साथ, इसका इसके ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं, ये टोटली इंडिपेंडेंट मोशंस होते हैं। ओके, दैट इज द केस फॉर किसके लिए? प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन जो है अब ये दो तरीके से हो सकती है। तो ये प्रोजेक्टाइल जब हम पढ़ते हैं, आप इसको किसी हाइट से फेंक सकते हो या ग्राउंड से प्रोजेक्ट करते हो, ठीक है कि नहीं? तो हाइट से अगर आपने फेंका तो हम इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन।
हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। अगर आपने इसको ग्राउंड से फेंका किसी एंगल पे तो हम उसको बोलते हैं ओब्लीक प्रोजेक्टाइल, ओब्लीक प्रोजेक्शन। ओके, एंगल पे फेंका तो ओब्लीक, स्ट्रेट फेंका पैरेलल टू ग्राउंड कहीं से भी तो ऑब्वियसली जब स्ट्रेट पैरेलल टू ग्राउंड फेंकना है इसको किसी हाइट से फेंकना पड़ेगा, क्योंकि जमीन पे इसको पैरेलल फेंकोगे तो फिर ये हवा में नहीं आएगा, एयर में नहीं आएगा, तो प्रोजेक्टाइल नहीं होगा। सिंपली है पोजीशन। ओके, तो ये दोनों अलग अलग हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन की। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में हम क्या करते हैं, हम देखते हैं पहले वाला केस वो है कि अगर हमने एक ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, एक ऑब्जेक्ट को हमने किसी हाइट से फेंका हुआ है पैरेलल टू द सरफेस ऑफ अर्थ, यहां से ऐसे मान लो h जो है ये हाइट अबव द सरफेस, हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। u मान लो u जो है ये है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं इसको। Since it's a horizontal, so it makes 0 degree angle with the ground. अब अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को फेंकोगे वो ऐसे चलता नहीं रहता, एक टाइम ऐसा आता है कि वो जाके कहीं पे गिर जाता है, और ये जो रास्ता बन जाता है ये पैराबोलिक बनता है। कैसे बनता है पैराबोलिक हम आगे देखेंगे। तो ये इसकी हाइट है, कितना दूर जाके गिरेगा उसको r से नोट करते हैं, दैट इज रेंज, और r जो है ये रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, distance at which it hits the ground, at which it hits the ground। ये ग्राउंड को किस डिस्टेंस पे हिट करेगा उसको हम रखेंगे। अब मान लो यहां पे दिखाने के लिए ये है हमारे पास x एक्सिस, ये है हमारे पास y एक्सिस। अब हम इस प्रोजेक्टाइल की मोशन जो है वो हम अलग अलग एक्सिस में स्टडी करेंगे। ओके, तो पहले हम बात करेंगे मोशन along x एक्सिस की बात करेंगे। ओके, x एक्सिस में अगर आप देखोगे इनिशियल वेलोसिटी along x एक्सिस कितनी है, वो पूरी वही है जो हमने सारी दी है इसको वेलोसिटी, क्योंकि ये पूरी वेलोसिटी हमने x एक्सिस में दी है। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट along x एक्सिस इज इक्वल टू द वेलोसिटी गिवन टू द ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन along x एक्सिस? 0, बिकॉज़ इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देयर इज नो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट, कोई और फोर्स नहीं लग रहा है, तो इसके ऊपर एक्सेलरेशन जो है वो कितनी होगी? 0 होगी। मान लो टाइम का वैल्यू जो है वो क्या होगा, टाइम जो है वो किसके बराबर है? t टाइम नहीं है, कहीं भी पहुंच गया है किसी डिस्टेंस के ऊपर। ओके, तो टाइम या ऐसे लिखेंगे हम, लेट x is the distance along horizontal direction in time equal to t सेकेंड्स में ये x डिस्टेंस दूर चला गया, मतलब यहां पहुंच गया तो इतनी डिस्टेंस, यहां पहुंच गया तो इतनी डिस्टेंस, यहां पहुंच गया इतनी, यहां पहुंच गया r के बराबर। हम एक जनरल केस बनाएंगे, फिर इन r और h का वैल्यू देखेंगे। तो यूज करेंगे कौन सी इक्वेशन? यूजिंग डिस्टेंस, ये वाली इक्वेशन s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। मगर x एक्सिस की बात करें तो x एक्सिस के अलावा यूज करेंगे वी विल राइट दिस sx ux ax एंड t का स्क्वायर। इजी है, ये बोला था मैंने कि आप अलग अलग एक्सिस में इनको यूज कर सकते हो सेपरेटली विदाउट एनी हेजिटेशन। ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं। sx का वैल्यू डिस्टेंस अलोंग x एक्सिस कितनी रखी है हमने? x के बराबर। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस किसके बराबर है? u। टाइम कितना है? t प्लस ये 0 बनेगा, एक्सेलरेशन 0, सिंपल लिखेंगे इसके बराबर। तो ये टाइम का वैल्यू यहां से निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू x अपॉन u के बराबर। इजी, तो ये ख्याल आप रखो, टाइम का वैल्यू नोट, दैट्स इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं, अब देखेंगे y एक्सिस के अलावा यही मोशन स्टडी करेंगे हम, तो क्या होगा अगर हम यही ऑब्जेक्ट की मोशन देखेंगे अलोंग y एक्सिस, तो क्या होगा? तो मोशन अलोंग y एक्सिस, मोशन अलोंग y एक्सिस देखेंगे तो यूज करेंगे हम इक्वेशन कौन सी? यूजिंग कौन सी इक्वेशन? पहले ये लिखेंगे वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, इनिशियल वेलोसिटी
ऑब्जेक्ट को अब आप आगे फेंक रहे हो, नीचे कोई डायरेक्शन ही नहीं दिया आपने, हॉरिजॉन्टल जा रहा है। अगर एक वेक्टर पूरा हॉरिजॉन्टली जा रहा है, उसका वर्टिकल कंपोनेंट 0 है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू कितना है, 0 है। एक्सेलरेशन का वैल्यू देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्ट जो है अगर आप इसको यहाँ पे छोड़ोगे या आगे फेंकोगे, फाइनली नीचे आता है। नीचे क्यों आता है, ग्रेविटी इसको पुल करती है, तो इसके ऊपर एक्सेलरेशन जो है दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड। तो एक्सेलरेशन जो है वो किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ऑलराइट, तो हम देखेंगे सेम टाइम में, लेट्स से लेट y जो है ये है डिस्टेंस along y axis in time, same time t, same time equal to t, same time रखेंगे, देखेंगे कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी। ओके, तो यूजिंग इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, यूजिंग s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, ऑफ कोर्स along y axis, so we'll write a subscript of y। तो हम यूज करेंगे sy का वैल्यू, डिस्टेंस इज y इक्वल टू u इज 0 प्लस 1/2, a का वैल्यू जो है दैट इज g, और टाइम का वैल्यू जो है वो लिखेंगे फिलहाल d स्क्वायर। ऑलराइट, तो आगे देखेंगे हम, छोटी सी इक्वेशन बन जाएगी। तो ये y का वैल्यू आ गया 1/2 g इंटू, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अगर आप टाइम का वैल्यू देखोगे तो क्या आएगा, x/u का स्क्वायर, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो ये इक्वेशन बन गई 1/2 g/u स्क्वायर इंटू x स्क्वायर। g कांस्टेंट है, फिलहाल हम सरफेस अब इनिशियल वेलोसिटी जो दी वो कांस्टेंट है, 2 तो कांस्टेंट ही है। आप लिखोगे y जो है इट्स इक्वल टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। और अगर आपको ये भी पता है कि जब भी एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक बन जाएगी, उसका ग्राफ जो है वो क्या होता है, which is a quadratic equation, which is a quadratic equation, और जो quadratic equation बनेगी उसका ग्राफ है पैराबोला। पैराबोला जो है ये एक कर्वेचर जैसा। ओके, ये आपको ऑलरेडी ग्राफ्स में बताया, तो हम लिखेंगे इसके लिए, यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो विच इज अ quadratic equation, therefore the graph of object, the graph will be a parabola, will be a parabola। इसीलिए ये ऑब्जेक्ट जो है ये क्या करता है, ये मूव करता है along this parabolic path, कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, पैराबोलिक पाथ। तो therefore the path of the projectile will be parabolic। ओके, और जो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई y इक्वल टू g/2 u स्क्वायर इंटू x स्क्वायर, this equation is called as, this equation is called as equation of trajectory, equation of trajectory of the parabola of the projectile। ट्रैजेक्टरी मतलब कौन से, किस रास्ते से जा रही है ये। ओके, तो उस रास्ते की इक्वेशन क्या बन जाती है, दैट्स कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी फॉर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टेड ऑब्जेक्ट, वो g/u स्क्वायर इनटू x स्क्वायर। एग्जामिनेशन में बहुत बार आई है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी फॉर हॉरिजॉन्टल या ऑब्लिक। हॉरिजॉन्टल वाला ये हो गया, और ऑब्लिक वाला जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। पर इसमें आपको ये आता है कभी कभार कि ये जो रेंज का वैल्यू कितना आ जाएगा। तो अगर आपने रेंज का वैल्यू फाइंड करना है, तो टू फाइंड रेंज, टू फाइंड वैल्यू ऑफ रेंज, ये वाली इक्वेशन में रेंज मतलब ये कितना दूर जाके जमीन को हिट करेगा, ये r। तो जब ये r को हिट यहां करेगा तो हाइट कितनी ट्रेवल करी होगी इसने, ये इतना नीचे भी आया होगा। तो वहां पे क्या होगा, x का वैल्यू होगा r के बराबर और y का वैल्यू होगा h के बराबर। तो यहां पे देख लो h इक्वल्स g/2 स्क्वायर, तो वहां से आप r का वैल्यू फाइंड करोगे ऊपर लेके 2u स्क्वायर इंटू h/g। तो आप फाइंड कर सकते हो r का वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, सॉरी इट्स r स्क्वायर, रूट लगा के तो ये बनेगा √2h/g इंटू क्या बनेगा, u के बराबर। ऑलराइट, और
व्हाट विल बी द टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है कितनी देर ये हवा में रुका है, कितनी देर हवा में रुका उसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है, टाइम ऑफ फ्लाइट टी, दैट इज टाइम इंटरवल फॉर विच ऑब्जेक्ट इज इन एयर। तो कितने देर के लिए ये हवा में है उसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। तो हमने पढ़ ली है इक्वेशन फर्स्ट, वी हैव क्या, t इक्वल x अपॉन u के बराबर। ओके, x जो है फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट, व्हेन जब हमारे पास ये टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होगा तो x का वैल्यू किसके बराबर होगा, r ही। अंडरस्टैंड करना मतलब क्या है कि जब ये टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब पूरा जब ये गिरेगा तब कितना दूर गया होगा, x का वैल्यू यहाँ पे r के बराबर होगा, रेंज के बराबर। तो डालो ये वैल्यू, t इक्वल रेंज का वैल्यू है ये अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन g इंटू u, डिवाइड करेंगे u से ये और ये, विच इम्प्लाइज टाइम ऑफ फ्लाइट सिंपली अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन, सो यू गेट टाइम ऑफ फ्लाइट, यू गेट रेंज। हाइट फाइंडिंग करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि आप दिया होगा कि किस हाइट से ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं, otherwise it's not horizontal possible. So that is all about किसके बारे में, टू डायमेंशंस में आप डिफरेंट मोशंस कैसे लिख सकते हो और प्रोजेक्टाइल मोशन में स्पेशली हॉरिजॉन्टल। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे ऑब्लीक प्रोजेक्टाइल।